बीए प्रथम वर्ष हिंदी की सभी छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए छात्रों, पिछली कक्षा में हमने उपन्यास जो विधा है, उपन्यास विधा का जो काल विभाजन किया हुआ है या इसका जो विकास कितने चरणों में हुआ है उस पर चर्चा प्रारंभ की थी। और प्रेमचंद से पूर्व के कुछ एक हमने उपन्यासों के बारे में बात की थी, उनके लेखकों के बारे में और उनके विषय क्या रहे अधिकांशतः। और दूसरा जो चरण था वो है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, और इसमें बहुत सारी जानकारियां हमने ली थी। अब हम प्रेमचंद के बारे में जो कुछ तथ्यात्मक जानकारी हमने पिछली क्लास में ली थी उसमें ही इनके कुछ उपन्यास जो रहे हैं, कौन कौन से इन्होंने उपन्यास लिखे हैं और उनके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। देखिए, प्रेमचंद जी का उपन्यास जो साहित्य है उसमें सबसे पहले अगर कोई नाम आता है तो वो इनका एक उपन्यास है सेवा सदन। सेवा सदन इनका उपन्यास है पहला, और लगभग सन 1918 ईस्वी में ये सामने आया है, या ये कह सकते हैं लिखा गया था। और ये जो सेवा सदन उपन्यास है, इस उपन्यास के अंदर ये पहले जो लेखक ने इसको लिखना शुरू किया था इस उपन्यास को, तो उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से, उर्दू में बाजारे हुस्न इस नाम से इसको लिखना इन्होंने शुरू किया था। लेकिन बाद में उर्दू में प्रकाशित नहीं करवाया इसको, यानी उर्दू में लिख करके उर्दू में ही प्रकाशित नहीं करवाया गया। लेकिन बाद में इसका क्या किया उन्होंने, हिंदी जो है अनुवाद करके, और पहले उस हिंदी अनुवाद यानी सेवा सदन के नाम से उसका प्रकाशन इन्होंने करवाया है। तो ध्यान में ये रखना है कि सेवा सदन जो उपन्यास था प्रेमचंद जी का, वो पहले उर्दू भाषा में किस नाम से लिखा गया है, तो नाम आएगा आपको बाजारे हुस्न। और इसका प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, हिंदी भाषा में इसका जो अनुवाद करके इसका प्रकाशन करवाया गया था। इस उपन्यास के अंदर जो वैवाहिक जो जीवन होता है या विवाह से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं जैसे तिलक, दहेज प्रथा जैसी बातें हैं, दहेज की है, कुलीनता का प्रश्न कई बार उठता है इसमें इस तरह का, और विवाह के बाद घर में पत्नी जो है, पत्नी का स्थान और समाज के अंदर या समाज में वैश्याओं की जो स्थिति है आदि, इन सभी का चित्रण लेखक ने इस रचना के अंदर किया है। तो ये था इनका पहला उपन्यास। दूसरा इसका नाम आता है इनके उपन्यास में, वो है प्रेमाश्रय। ये इनका दूसरा उपन्यास है जो सन 1922 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, इस उपन्यास के अंदर या ये कह सकते हैं कि ये जो उपन्यास है पहले उर्दू में ही लिखा गया था ये भी, और इसका जो शीर्षक था वो था गोशे ऑफियत। ये उर्दू में इस नाम से इस उपन्यास को उन्होंने लिखना शुरू किया था, लेकिन ये भी जो है पहले हिंदी में ही प्रकाशित करवाया गया, और ये हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। पहला राजनीतिक ये उपन्यास है। ठीक है, हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रय, जो गोशे ऑफियत के नाम से उर्दू में लिखा गया था, लेकिन इसका प्रकाशन हिंदी में अनुवाद करके करवाया गया पहले। इसके अलावा इनका एक और उपन्यास है जो काफी महत्व रखता है, रंगभूमि। इस रंगभूमि उपन्यास काफी चर्चित रहा। ये रंगभूमि इनका उपन्यास है, और रंगभूमि उपन्यास के अंदर ये उपन्यास भी पहले जो है चौगाने हस्ती नाम से, चौगाने हस्ती के नाम से उर्दू में ही लिखा गया है ये भी। ठीक है, और क्या कहते हैं इसकी, ये भी पहले हिंदी में अनुवाद करके ही इसका प्रकाशन करवाया गया सन 1925 में।
इस उपन्यास के अंदर शासक और जो अधिकारी हैं उनके अत्याचारों का चित्रण लेखक ने किया है। यानी शासकों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा जनता पर किस प्रकार अत्याचार और अन्याय किए जाते हैं साथ उनके साथ में। इसका नायक जो है एक अंधा सूरदास है, एक अंधा व्यक्ति नाम सूरदास है, और जो उद्योगपति जनसेवक के विरुद्ध संघर्ष करता है। यानी पूंजीपति वर्ग या उद्योगपति वर्ग जो है उसके खिलाफ ये संघर्ष छेड़ता है विरुद्ध, और अंत में क्लार्क की गोली से यह जो शहीद हो जाता है। ये कहानी इसमें, और ये भी कह सकते हैं कि ये जो उपन्यास है वो गांधी जी की जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से प्रभावित है। ये गांधीवादी मान सकते हैं हम, इसमें गांधीवाद को अपनाया गया है लेखक ने सूरदास के माध्यम से। और डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना काल इसका लगभग 1925 को स्वीकार किया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कायाकल्प, अगला उपन्यास है। ये कायाकल्प जो उपन्यास है वो सन 1926 का है, और ये जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का मूल रूप से हिंदी में ही लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है इनके द्वारा। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये इनका पहला उपन्यास है जिसकी पांडुलिपि जो है वो हिंदी में मिलती है, यानी हस्तलिखित प्रति ये प्राप्त हुई है प्रेमचंद जी के द्वारा। ठीक, इसके बाद है निर्मला। ये निर्मला उपन्यास सन 1927 का है। इसके बाद आता है हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है गबन, सन 1931 का जो माना जाता है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और आभूषणों के प्रति विशेष करके महिलाओं का जो आकर्षण होता है वो इसके अंदर बताया गया है लेखक के द्वारा। उन आभूषणों की पूर्ति के लिए एक इसका जो मुख्य जो पात्र है उस पात्र के द्वारा जो है म्यूनसिपालिटी के अंदर वो जो नौकरी करता है वहाँ से ये पैसों का गबन करता है, इसलिए इसका शीर्षक गबन ही रखा गया है। ठीक है, एक रमानाथ नामक इसका पात्र है जो जिस पर ये कहानी टिकी हुई है। इसके बाद आती है कर्मभूमि, अगला उपन्यास है। कर्मभूमि ये 1933 में लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम अगला गोदान, जो काफी चर्चित रहा। इस पर जो है हमारी हिंदी फिल्म भी बनी हुई है। इसमें 3 संस्कृतियों का चित्रण किया गया है, नगरीय, ग्रामीण एवं आदिवासी, तीनों संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन लेखक ने किया 1935 के अंदर। और विशेष करके एक किसान वर्ग का प्रतिनिधि पात्र इसमें है होरी, और उसमें एक युवा वर्ग का प्रतिनिधि है जो पलायनवादी भी है। इनका पुत्र है इसका नाम गोवर्धन है, गोबर बोला जाता है, और इनकी पत्नी है धनिया। ये एक तीनों पर टिकी हुई कहानी, और इसी आधार पर ग्रामीण और नगरीय जो है परिवेश, और इसके बाद अलावा जो है आपकी आदिवासी संस्कृति, तीनों का चित्रण इसमें लेखक ने किया है। अगला आता है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका एक और उपन्यास है जो सन 1900 ये अपूर्ण है, ये पूरा नहीं कर पाए थे, तभी इनका देहावसान हो जाता है हमारे प्रेमचंद जी का। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ और इन महाशय यानी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी है। ये उपन्यासों के बाद में इनकी 2-4 चीजें हमारी जो सिलेबस के अनुसार हमें आवश्यक है मानी जाती हैं। तो एक तो प्रेमचंद जी क्या है, ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं ये, और 2 लेखकों ने इनको एक उपाधि दी है। पहला लेखक है अमृत राय। अमृत राय ने प्रेमचंद जी को कहा है कलम का सिपाही।
ये ध्यान रखना है। प्रेमचंद जी को जो अमृत राय जी ने किस नाम से पुकारा है, वो है कलम का सिपाही। और एक और है, मदन गोपाल नामक लेखक है। मदन गोपाल ने प्रेमचंद जी के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया है, कलम का मजदूर। कलम का मजदूर ये शब्द संबोधित किया है मदन गोपाल ने प्रेमचंद जी के लिए। इसके अलावा एक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है हमारे, उन्होंने प्रेमचंद जी के लिए क्या कहा है, देखिए। इन्होंने कहा है प्रेमचंद जी को कि कबीर के बाद में दूसरा ये बड़ा व्यंग्यकार है। ये संबोधन प्रेमचंद जी को रामकुमार वर्मा जी के द्वारा जो है दिया गया है। इसके बाद अगला जो लेखक हम देखते हैं वो है हमारे जो नाटक विधा के कारण ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हालांकि उन्होंने काव्य भी लिखे हैं, गद्य पद्य साहित्य भी लिखा है, और गद्य साहित्य दोनों में ही उनकी महारत हासिल है। कहानियाँ भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, ऐतिहासिक सब्जेक्ट को लेकर के, विषय को लेकर के नाटक भी लिखे हैं। और इसीलिए क्योंकि ऐतिहासिक विषय को लेकर के बहुत सारे अच्छे नाटक उनके द्वारा लिखे गए, इसी कारण उनको कुछ ये एक नाम दिया है। तो जयशंकर प्रसाद अगला नाम है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद को आप जानते हैं अच्छी तरह से, बहुत अच्छे लेखक है, छायावादी प्रतिनिधि लेखक के रूप में है। इनका जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं, अपने जीवन काल में केवल 3 ही उपन्यास लिखे हैं, एक अधूरा है। पहले उन उपन्यासों के नाम जान लेते हैं, उसके बाद में इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में। तो पहला उपन्यास है इनका कंकाल, जो सन 1929 का है। दूसरा है तितली, जो सन 1934 की रचना है। और तीसरा है जो अपूर्ण है, इरावती। ठीक है, ये जो सन 1938 में लिखना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, देखिए कंकाल जो उपन्यास है इनका, उसमें प्रसाद जी ने समाज की जो कुछ बुराइयां, जिनको छोड़ना अति आवश्यक है, त्याज्य यानी त्यागने योग्य है, अवैध तरीके से अवैध बातें हैं, गलत बातें हैं, अज्ञात कुलशील संतानों की कथा इसमें लिखी गई है। और विशेष करके इसमें तीर्थों के जो मठ आदि स्थान हैं, मंदिर है, मेले आदि हैं, इनमें होने वाले जो धार्मिक संस्थाओं पर भी गहरा प्रभाव इसमें हुआ है। कुल मिलाकर के ये इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपन्यास रहा है। तितली इनका एक बहुत ही आदर्शपरक उपन्यास है। ये आदर्शपरक ये उपन्यास है इनका। और इसमें सामंती जो व्यवस्था है, जमींदारी प्रथा की जो कमियां हैं, दुर्बलताएं हैं, ग्रामीण समाज के लोगों के मन में जो सरलता स्वभाव में है, ऐसे इसके साथ साथ स्वार्थ की जो प्रवृत्ति है, संयुक्त कुटुंब या परिवार के अंदर की जो विकृतियां हैं, जो पूर्व समय में बहुत ज़्यादा थी ऐसी, समाज संयुक्त रहते थे, त्योहारों को आदि उत्सव आदि का भी इसमें चित्रण लेखक ने किया है। तो ये इनका महत्वपूर्ण जो है उपन्यास तीनों, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। आगे आते हैं हम अगले लेखक की तरफ चलते हैं, और वो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री।
आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी 2 या 3 बातें इनकी पहले महत्वपूर्ण बात हैं। एक तो ये कि इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं लगभग ये मान लीजिए 3 दर्जन के आसपास, यानी कि लगभग 36-37 के आसपास इन्होंने जो है उपन्यास लिखे हैं। और अपने इन उपन्यासों के में जो इन्होंने वर्णन किया है, एक तो दुराचार, व्यभिचार, अनैतिकता, अत्याचार जैसी सामाजिक जो बुराइयां हैं उनका बिल्कुल स्पष्ट चित्रण किया है, नग्न चित्रण कह सकते हैं। और इस या इनके जो उपन्यास है उनमें उच्च वर्ग की जो विलासिता की प्रवृत्ति है उस वर्ग के अंदर, जागीरदारों और राजाओं की काली करतूतों का पूरा लेखा जोखा इनके उपन्यासों में पाया जाता है। दूसरी बात, इनका एक उपन्यास है वैशाली की नगरवधू। वैशाली की नगरवधू इनका जो उपन्यास है, इस उपन्यास के अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता मुख्य विषय है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की जो समस्या है उसी को यहां पर इस उपन्यास के अंदर उठाया गया है। इसके अंदर आम्रपाली, एक नायिका जो इसकी है, उसको विद्रोह की अग्नि में वैशाली गणतंत्र जलकर राख हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि ऐसी एक महिला की स्वतंत्रता की ओर संकेत करता है ये उपन्यास। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ उपन्यास हैं महत्वपूर्ण जिन पर हम चर्चा करते हैं। वैशाली की नगरवधू आपके सामने है ही। इनके अलावा वयम रक्षाम एक उपन्यास और भी है। इसके अलावा सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। मंदिर की नर्तकी है, हृदय की परख है, धर्मराज है, गोली है, नीलमणि है, खास का ब्याह, ये इस तरह के बहुत सारे इनके उपन्यास में बता ही दिया था कि लगभग 3 दर्जन के आसपास इन्होंने उपन्यास अपने जीवन काल के अंदर लिखे हैं। आगे आते हैं, हम अगले लेखक के पर चलते हैं और वृंदावन लाल वर्मा अगला जो नाम है। वृंदावन लाल वर्मा जी के लिए एक लेखक है डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार है ये। बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं के अनुसार ये हिंदी के अंदर हिंदी के पहले ऐतिहासिक उपन्यासकार। मानते हैं इसको बच्चन सिंह जी। इनको बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई भी कहा जाता है। बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई कहा जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई भी कहा जाता है। इनका एक उपन्यास जो
पहले बीए प्रथम वर्ष के अंदर चलता था, उसके स्थान पर बदल दिया गया है अब दूसरा उपन्यास चल रहा है। पहले जो चलता था वो था मृगनयनी, जो इनका एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास रहा है अपने जीवन काल के अंदर, जिसमें राजा और प्रजा, राजनीति और संस्कृति, सौंदर्य और संयम, युद्ध और प्रेम, नगर और गांव, इतिहास और कल्पना, इन सभी का एक अच्छा संतुलन है, एक अद्भुत संतुलन इसमें दिखाई देता है। ग्वालियर का जो नरेश है मानसिंह, और मृगनयनी, लाखी, अटल आदि इसके प्रमुख जो पात्र रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों की, कौन कौन से इनके द्वारा लिखे गए। तो उपन्यासों में देखिए संगम, दूसरा उपन्यास इनका है महत्वपूर्ण, वो है लगन। तीसरा इनका उपन्यास है प्रत्यागत। चौथा उपन्यास है इनका, वो है कुंडली चक्र। ठीक है, कुंडली चक्र के बाद में इनका जो अगला उपन्यास है वो है गढ़कुंडार। ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों की श्रेणी में मृगनयनी आपको हम पहले बता ही चुके हैं। अगली क्लास में फिर आगे हम इस निबंध विधा पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।